तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। तो हम पहले पढ़ेंगे कि चार्ज क्या होता है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ। पहले मतलब समझना होगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इसका मतलब होता है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस। क्या मतलब होता है इसका? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इसका क्या मतलब होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब्सटेंस इटसेल्फ, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो खुद की हो, यानी इसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। मतलब कि does not depend on external factors like shape, size or अमाउंट। ये इन सब चीजों पर डिपेंड नहीं करता। तो हम क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और जो जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है इसको क्या बोलते हैं? चार्ज। और हमारा अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक चार्ज गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। मान लिया हमने ये हमारा कोई चार्ज है प्लस क्यू, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू। तो ये क्या करेगा? ये प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो एक दोनों के बीच में क्या करेंगे? फोर्स प्रोड्यूस करेंगे एक दूसरे के बीच में। और अगला पॉइंट है कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। हमारे चार्जेस कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। अगला पॉइंट है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? ये देखो, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, धक्का देगा, और ये चार्ज इसको इधर की तरफ करेगा। मान लिया हमने एक पॉजिटिव चार्ज है और एक हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज होगा इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये होता है हमारा। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी एडिशन ऑफ चार्जेस। तो मतलब है कि अगर सिस्टम है हमारे पास, तीन चार्जेस है Q1, Q2, Q3, तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वो क्या होगा? एल्जेब्रिक सम होगा इन सब का। मान लिया हमने क्या है? Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है और Q3 चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज होगा हमारा Q, जो किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यही हमारी क्या होती है? एडिशन ऑफ चार्जेस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। इट इज द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं हमारे कंजर्व होते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना कोई बाहर जा सकता है ना ही कम। इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे क्या होते हैं? कंजर्व, यानी कि जो ये चार्ज है हमारा, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और नो क्रिएटिंग, और ना ही हम इसको क्रिएटेड कर सकते हैं। कंजर्वेशन का मतलब होता है ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इसमें जो आइसोलेटेड सिस्टम, ऐसा आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब होता है? मान लिया हमने ये सिस्टम है, ये माइनस का 3 कूलम चार्ज है, प्लस का 3 सॉरी माइनस का 2 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना होगा हमारा? तो टोटल चार्ज हमारा होगा प्लस का 1 कूलम। तो ना इस आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि ना ही इसके अंदर कोई आ सकता है और ना ही ये बाहर जा सकता है। इसका मतलब होता है तेरा आइसोलेटेड सिस्टम। अगली प्रॉपर्टी है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक मिनट, हमने कुछ छोड़ दिया, देखिए हाँ, ये क्या होता है? फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन, ये हमारी कोई गामा रे है जिसके ऊपर क्या है? जीरो चार्ज। अगर इसको हम क्या करेंगे? तोड़ देंगे,
गामा रे को अगर हम तोड़ देंगे तो किस किस में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन में। और एनिलेशन ऑफ मैटर, एनिलेशन ऑफ मैटर क्या है, डिस्ट्रॉय करना। एनिलेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय करना। मान लिया हमने कोई इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन है, जब ये आपस में मिलेंगे क्या होगा, ये आपस में टकराएंगे और डिस्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी तबाही मचाएंगे ये दोनों, जिससे हमारे क्या बनेगा, 2 गामा रे बनेगा, जिसके ऊपर क्या होगा, 0 चार्ज होगा। तो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज क्वांटाइज। इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इसका मतलब है किसी भी वैल्यू में निरंतरता होना। इसका मतलब है कोई भी वैल्यू, यानी कि एनी वैल्यू डज नॉट डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि वैल्यू डिस्क्रीट नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे हमारी कोई ये चल रही है, इसके मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गया, फिर 5 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 25 आ गया। तो ये क्या है, हमारे बीच में गैप आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू गैप, यानी कि जो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि 1.5 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, ये गलत हो जाएगा, हम ऐसे नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 3 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, कि 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, हम ये बता सकते हैं। तो जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए तुम्हारी, 0 1 2 3 4 5 ऐसे हो सकती है। 1.5 1.27 ये नहीं हो सकती। इसका मतलब होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब हम पढ़ेंगे द चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक। अब इसका मतलब क्या होता है, चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है, एक मिनट, का मतलब क्या होता है, यहाँ क्लास 11 में हमने पढ़ा होगा कि जो मास होता है किसका, स्पीड ऑफ लाइट, मान लिया कोई पार्टिकल है, उसका मास हमने क्या मान लिया, एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर जो वी है ये क्या होती है हमारी, यहाँ पर वी होती है हमारी, तो जो हमारी ये सी होती है, ये हमें बताइए क्या, ये होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट। और जो वी होती है क्या होती है, स्पीड ऑफ पार्टिकल। और जो ये एम नॉट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट मास। जैसे जैसे अब हम सी की वैल्यू बढ़ाएंगे, यानी जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, बड़ी होगी, और ये वैल्यू हमारी क्या है, ये वैल्यू हमारी छोटी है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इसकी वैल्यू होगी वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी। जिससे हमारा क्या होगा, एम इज इक्वल टू एम नॉट हो जाएगा, मीनिंग होगी, जिसका मतलब क्या होता है कि मास इज डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट। जो मास होता है हमारा, तो क्या मतलब होगा कि मास डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट। जो हमारा मास होता है स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट हम पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में। बट जो चार्ज होता है हमारा वो क्या होता है, बट चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक। चार्ज हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक होता है, क्योंकि जो हमारा चार्ज होता है स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है उसका चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चार्ज, सॉरी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ऑन चार्ज क्यू।
ये होता है हमारा चार्ज इज नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है कि जो हमारा चार्ज होता है उस पर स्पीड ऑफ लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली हम पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ मटेरियल बॉडी इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। अब हम पढ़ेंगे कि जो चार्ज होता है क्या क्या कर सकता है। चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मोशन प्रोड्यूस कर सकता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कर सकता है। ये लिखा है कि जो चार्ज है अगर वो रेस्ट पे हो, यानी अगर ये चार्ज है और इसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कह रहा है कि अगर चार्ज मोशन में हो, यानी ये प्लस क्यू चार्ज है हमारा, अगर इस मान लिया कोई हमारी वेलोसिटी है, मान लिया हमने 3 मीटर पर सेकंड मान लिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, दोनों को प्रोड्यूस करेगा एक साथ। बट अगर हमारा चार्ज क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज, अगर हमारा चार्ज क्या कर रहा है, वेलोसिटी से मूव भी कर रहा है और इसकी कुछ एक्सीलरेशन भी है, तो ये हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो करेगा ही करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा, ऑल्सो रेडिएट क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करेगा अगर इसे हम कुछ एक्सीलरेशन देंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो लाइक चार्जेस रिपल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये तो हमने बताई दिया था कि जो सेम चार्जेस होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे यानी रिपल करेंगे, और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होता है। सबको पता है कंडक्टर इन कंडक्टर चार्जेस आर फ्री टू मूव, कंडक्टर्स में चार्ज फ्री टू मूव कर सकते हैं। होल चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस, यानी कि मेटल्स, कंडक्टर में क्या होता है, जो चार्जेस हो फ्री टू मूव होते हैं, यानी कि मान लिया हमने ये कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ भी मूव कर सकते हैं, यहाँ भी कहीं भी मूव कर सकते हैं मेटल की सरफेस पर, इसका एग्जाम्पल हमने लिख रखा है मेटल्स। अब हम पढ़ेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर क्या होते हैं, चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस इतना, तो भी बताया था हमने और ये सेम ही हो गया। इंसुलेटर्स होता क्या है, इंसुलेटर हमारे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट्स आर नॉट फ्री, मतलब कि जो इंसुलेटर्स होते हैं हमारे, मान लिया ये हमारा क्या है, इंसुलेटर है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इंसुलेटर की प्रॉपर्टी यही होती है कि इसमें से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो गया, जैसे रबर हो गई और रबर के ग्लव्स हो गए, ये सब होता है इसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग, चार्जिंग ऑफ मटेरियल बॉडीज, यानी हमने मान लिया कोई हमारी बॉडी होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, तो उसको हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो पहले हमारा मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम अब पहले हम पढ़ेंगे, हमारे ये 3 मेथड होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पहला हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, मान लिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सिल्क हमारा क्लॉथ है, और ये हमारे क्या है, ये है हमारी ग्लास रोड। तो जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करेंगे, गिलास से जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए क्लॉथ में मूव करेंगे, यानी जब हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे गिलास से, मतलब हमने गिलास में हमारे प्लस इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेंगे, ये मूव कर जाएंगे किस पर, क्लॉथ पर मूव कर जाएंगे ऐसे। इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो जैसे हम इन दोनों कॉन्टेक्ट में ले, ऐसे ये रोड हो गई हमारी, इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये हमारा क्लॉथ है, तो नेगेटिव चार्जेस है, यहाँ से उठ के इस पर आ गए चार्जेस। जब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इस पे कौन से चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो ग्लास रोड थी यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है तो सब चलेगी, यहाँ पे बचेगा क्या, नेगेटिव चार्जेस। और जो क्लॉथ है, पॉजिटिव चार्जेस उड़ के कहाँ पर आए, इस कपड़े पर, तो यहाँ पर क्या जाएंगे,
पॉजिटिव चार्जेस, जिसको हम क्या बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बॉडी। जिसमें हमने क्या करा, एक गिलास रोड को चार्ज कैसे करा हमने, एक रब हमारे सिल्क क्लॉथ पर रब करके, यानी इसको रगड़ कर। अब हम अगला हम पढ़ेंगे हमारा चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है। अगला हम पढ़ेंगे हम सेकेंड चार्जिंग बाई, अगला हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। ये हमारी क्या होगी, गिलास रोड। ये हमारी गिलास रोड है, इस पर कैसे चार्ज इसे, तो हमने ले लिया कि ये गिलास रोड है, इसमें पहले पॉजिटिव, यही जो ये गिलास रोड है हमने यही ले ली यहाँ पर। और ये हमने क्या ले लिया, ये हमने ले लिया एक मेटेलिक स्फीयर। ये क्या है, ये है हमारा मेटेलिक स्फीयर, यानी कि मेटेलिक स्फीयर, यानी कि यह क्या ले रखा है हमने, कंडक्टर ले लिया, यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास करेंगे। तो जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, टच करेंगे, टच कराने के बाद क्या होगा, जो ये रोड होगी हमारी, इस पे पॉजिटिव चार्ज बचेंगे, और इसी के कुछ पॉजिटिव चार्ज हमारे कहाँ पे चले जाएंगे, इस गोले पे चले जाएंगे। क्यों, बिकॉज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमारा ये होता है, जो हमारा ये मेटेलिक स्फीयर होगा, ये इससे पॉजिटिव चार्ज लेगा। क्यों, इसका ये किस मतलब किस वजह से लेता है, ये लेता है हमारे ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसको समझने के लिए ये समझ लो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक बॉडी से अनदर बॉडी में तब तक फ्लो हो गए जब तक इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है और इसमें जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है जब तक बराबर ना हो जाए तब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जब बराबर हो जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जब जब इसमें इस ग्लास रोड से इस स्फीयर में इलेक्ट्रॉन जब तक फ्लो होंगे जब तक इन दोनों का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल ना हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन से कैसे चार्जिंग करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होगा। हमने क्या करा, फिर से एक गिलास रोड ले ली। इस गिलास रोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, और हमने क्या ले लिया, ये स्फीयर ले लिया। फिर से क्या ले लिया हमने, ये मेटालिक स्फीयर। क्या होगा, जो ये हमारा मेटालिक स्फीयर है ये क्या है, न्यूट्रल है। तो जब हम इस गिलास रोड को इसके हम पास में लाएंगे, जैसे हम इस गिलास रोड को यहाँ पर लाएंगे, हमें इसको टच नहीं कराना। इंडक्शन का मतलब ही विदाउट टचिंग है। हम इसको बिना टच कराए इस गिलास रोड को इसके पास में रखेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्फीयर है इसमें इस साइड में तो क्या आएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, क्योंकि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को। और जो हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स है पॉजिटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जो पॉजिटिव चार्जेस है हमारे इस साइड आ जाएंगे। और जो ये हमारा हुआ नेगेटिव पॉजिटिव जो हमारा ये प्रोसेस हुआ अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब हो गया जो ये पॉजिटिव चार्ज हो गए हमारे हमारे नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज इस स्फीयर की पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जिसकी वजह से जो हमारा अंदर ये जो हमारा ये पैटर्न सा बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी पॉजिटिव चार्ज ऑफ ग्लास रोड अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज एंड पुल पॉजिटिव चार्ज। इन इंडक्शन बॉडीज डज नॉट टच टू ईच अदर। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, इन इंडक्शन bodies do not touch to each other। इसमें हम बॉडी को एक दूसरे से टच नहीं करते, विदाउट टचिंग कराते हैं। अगर इसको हमें समझना है, देखो वो दूसरे मेथड से समझ। ये हमने गिलास रोड ली,
इसमें हमने क्या ले लिया, नेगेटिव चार्जेस ले लिए। ये हमारा क्या हो गया, स्फीयर हो गया, प्लस चार्ज इस साइड, ये नेगेटिव चार्ज, और ये हमने किस पे कनेक्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया, यानी अर्थिंग कर दिया हमने। यानी अब क्या होगा, जो यहाँ से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, फ्यू इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए यहाँ से, फ्यू सभी नहीं, मान लिया हमारे 4 से इलेक्ट्रॉन है, इन 4 में से कोई 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करेंगे, फ्लोस टू द अर्थिंग, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो गए अर्थिंग में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जिसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस पे जो गुजरेंगे, ये जो हमारा ये था, पे हमारे मान लिया 4 चार्जेस पॉजिटिव थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे 2 क्या बचेंगे, नेगेटिव चार्ज बचेंगे, और जो हमारी ये अर्थिंग थी, अब हम इसका अर्थिंग को हटा देते हैं, यानी अब इसको अर्थिंग को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये हमारी रोड हमने वापस ली नेगेटिव चार्जेस की, ये हमारा स्फीयर हो गया इस चार्जेस की वजह से। अब हमें क्या करना है, नाउ रिमूव ग्लास रोड, अब हमें क्या करना है, ग्लास रोड को हटा देना है, नाउ रिमूव ग्लास रोड। तो जैसे हम ग्लास रोड को हटाएंगे, क्या होगा, जो ये बॉडी है इस पे कुछ ये चार्ज बचेगा जो हमने किए थे, यानी इंडक्शन की वजह, जैसे हमने इसको और इसको हम इसके पास लाए, इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें चार्जेस प्रोड्यूस हुए। अब हमने क्या करा, इसमें अर्थिंग कर दी, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएंगे। ग्राउंडिंग होने के बाद हमारा ये कुछ ऐसे बन जाएगा, फिर हम इस जो रोड है इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। हम इसको रोड को रिमूव करेंगे तो हमारे क्या बच जाएंगे, 4 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाई इंडक्शन। जैसे हमने देखा कि बिना बॉडी को टच करे हमने क्या करा, इस बॉडी को चार्ज कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब हमारा शुरू करते हैं अगला टॉपिक, इलेक्ट्रोस्कोप आ गया हमारा, हाँ ये रहा ना इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे हमारा ये क्या था, एग्जाम्पल 1.1 कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो कैसे चार्ज करेंगे हम इसको, हम चार्ज करेंगे, कैन चार्ज we can charge a metal sphere positively by induction charging without touching the bodies। जैसे हमने अभी कहाँ बताया था, यहाँ पर बताया हमने, इन बॉडी को टच नहीं कराए, बट विदाउट टचिंग के भी हमने क्या करा, इस बॉडी को चार्ज कर चुके हैं हम। हमारा ये भी हो गया। अब हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। अभी इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप हमारे किस लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन, इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज को फाइंड करने के लिए काम आता है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है, एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, ये हमारी मेटल नॉब हो गई, ये हमारी क्या होगी, मेटल की ये जो हमारी ये मेटल रोड हो गई हमारी, और नीचे ये हमारे क्या है, गोल्ड लीव्स, यानी गोल्ड की 2 लीव्स लगा रखी है, ऐसे करके गोल्ड लीव्स लगा रखी है हमने, ठीक है। और जो ये अब ये बाहर की तरफ ये हमारा क्या है, ये है हमारा गिलास स्लैब, क्योंकि इसका काम क्या है, प्रोटेक्ट गोल्डन लीव्स, प्रोटेक्ट गोल्डन लीव्स फ्रॉम एयर। जो हमारी गोल्डन लीव्स होती है, ये इसको हमारा क्या करता है, ये देखो ये रही हमारी गोल्डन लीव्स, ऐसे होती है, इसको एयर से प्रोटेक्ट करता है। तो अब इसमें हमारा होता क्या है, अब जैसे हमारी ये है, ये कुछ ऐसे बना हुआ है ना, ये हमारा कुछ ऐसे बना हुआ है, अब ये ऐसे बंद है समझ लो। अब हम क्या करेंगे, एक रोड लाएंगे हम, चार्जिंग रोड, इसमें हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, और जैसे ही हम इस रोड को इस पर टच करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, इस रोड से इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्जेस को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे,
any glass rod to golden leaf. Golden leaves attracted each other if glass is negative charge, and then also देखो, जैसे ही हम इस गिलास रोड को इस रोड से टच करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस हो गए इस रोड के इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे गोल्डन लीव्स हो इन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, ये इसको इधर की तरफ रिपल करेगा और ये इसके इधर की तरफ रिपल करेगा, और ये कैसे दिखाई देंगे हमारे, ये हमारे दिखाई देंगे कुछ ऐसे, जिससे हमें क्या पता चल जाएगा, इससे हमें पता चलेगा डिटेक्शन ऑफ चार्ज, हमें चार्ज को हम ऐसे डिटेक्ट करेंगे, यानी जिससे हमें क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट में, जो कि चार्ज हमारा, कि चार्ज हमारी बॉडी चार्ज हो, इंडक्शन चार्जिंग बाय कंडक्शन चार्ज होती है नहीं। देखिए इससे ये भी साबित हो गया, हमने अभी पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक तो हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन बॉडी को टच करके। तो ये एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर बेस है, ये है हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर, चार्जिंग बाई कंडक्शन के ऊपर बेस है। यानी कि हम एक गिलास रोड लाए जो कि क्या थी, चार्ज थी, जैसे हमने इसको इस मेटल रोड पर टच करा तो जो इस रोड के जो पॉजिटिव चार्ज होंगे इस जो रोड के नेगेटिव चार्ज इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इन गोल्डन लीव्स पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये गोल्डन लीव्स एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे चार्ज है, चार्ज हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है। हमारा एक्सपेरिमेंट होता है चार्ज को फाइंड करने के लिए। समझ में आ गया सब कुछ। तो हम बढ़ेंगे हमारा अगला, हम करेंगे एग्जांपल 1.2। तो हम क्या करेंगे, एग्जांपल 1.2 करेंगे। इसमें क्या पूछा है हमारा, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन दे दी, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10⁹ मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि ये क्या है, बॉडी 1 और ये बॉडी 2 है, देखिए इस बॉडी से कहाँ चले जाएगा, चार्जेस इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं, ये बोल रहा है एवरी सेकंड, यानी हर सेकंड इस बॉडी से इस बॉडी में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अब इसने कहा कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन अनदर बॉडी। ये कह रहा है कि कितने टाइम में, यानी कि कितने टाइम में इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी पर ट्रांसफर हो जाएगा, हमें यह फाइंड करना है। आ जाओ कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो हमें गिवन क्या है, जब भी किसी सवाल को सोल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि गिवन क्या है। अब देखो हमें क्या पता है कि एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड चार्ज ट्रांसफर। हम फाइंड करेंगे कि एक सेकंड में इस बॉडी से इस बॉडी पर कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ना फाइंड चार्ज ट्रांसफर इन 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है। तो चार्ज हमारा क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। चार्ज क्या, कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, अभी बताया था मैंने, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इंटू टोटल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक सेकंड में जा रहे हैं, 10⁹ तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ये हमारा हो गया चार्ज, हम ट्रांसफर करते हैं एक सेकंड के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम चार्ज हमारा है एक सेकंड में। तो एक कूलम चार्ज रिटर्न ट्रायल, अगर इतने 1.6 इंटू इतने कूलम चार्ज हमारा एक सेकंड में ट्रांसफर हुआ है, एक कूलम कितने सेकंड में होगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10 सेकंड में जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ये आ गया, सेकंड में आंसर आ गया। और अगर हमें ईयर में निकालना हो, इसी को अगर हमें
ईयर में निकालना हो तो कैसे करेंगे, इन ईयर्स। एक कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10⁻⁹। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा कितना आएगा, 6.25 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड। ये हमारा क्या आएगा आंसर, ये हमारा आंसर आएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो एक कूलम में कितना होगा, इसे जब हम साल में करेंगे, ये तो हमारा हो गया सेकंड में था, अब सेकंड से ईयर में कैसे जाते हैं। एक साल में हम लिखना है कि एक घंटा, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। हम लिखना है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब हमें लिखना है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। और एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 198 ईयर्स। और हम कह सकते हैं कि एक कुल चार्ज को अप्रोक्सीमेटली 200 साल लगेंगे, 200 साल लगेंगे ए से बी में ट्रांसफर होने के लिए। तो हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें पूछा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। अबे मैं पढ़ा रहा नहीं, अबे कुछ कर रहा है, मैं पढ़ा रहा। वो हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। इसने पूछा है कि हमारा ये कोई एक कप ऑफ वाटर है, इसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं एक कप ऑफ वाटर में। चलो सोल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। अब देखो हमने मान लिया कि लेट, हमने क्या मान लिया कि जो मास है, मास कितना है 250 ग्राम। हमने मान लिया कि एक कप में कितना पानी है, हमने पानी ले लिया है H2O यानी कि वाटर, कितना 250 ग्राम मान लिया। तो मोलिकुलर मास कितना होता है पानी का, ये तो केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने। मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना होता है 18 ग्राम। कैसे, H2 प्लस O, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और 2 हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना आ गया 18 ग्राम। क्या करेंगे, एक मोल के लिए फाइंड करेंगे, एक मोल के लिए हमें बताएगी जो 18 ग्राम होता है, 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। अब ये कैसा है, हमने पढ़ा था कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी क्वांटिटी हो, उसके उसके खुद में जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होते हैं हमारे एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻³ मोलिक्यूल्स होते हैं हमारे किसी भी चीज में। तो 18 ग्राम जो हमारा H2 है, तो उसमें कितना टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स। तो 250 ग्राम में कितने मोलिक्यूल्स हो गए टोटल, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 250। ठीक है, ये निकल गया। पहले हमने निकाला 1 ग्राम में, 1 ग्राम का कैसे निकलेगा, 18 क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, नीचे जाके ऐसे। और फिर 250 ग्राम के लिए निकालना है तो 250 से मल्टीप्लाई कर दी। और इसको ये हमारे क्या निकल गए, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 1 कप ऑफ वाटर। हमने ये फाइंड कर लिया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब H2O हमारा कैसे होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं 1 ऑक्सीजन होता है, यानी कि 10 हमारे कैसे होते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो 10 हमारे कैसे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन हो गया हमारे पास। अब एक हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्या होता है प्रोटॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, यानी कि 2 हाइड्रोजन पर कितने हो गए टोटल, 2 हाइड्रोजन पे कितने हो गए टोटल 4 चार्जेस हो गए, यानी कि 2 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 हमारे क्या हो गए प्रोटॉन हो गए। एक हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है जब जाके हाइड्रोजन बनता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन पर कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होंगे और टोटल चार्जेस कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन पर हमारे
टोटल चार्जेस हो गए हमारे 4 चार्जेस होंगे इन दोनों पर। तो अब हम क्या करेंगे, 1 मिनट। वो अब हम करेंगे, हम निकाल लेंगे पॉजिटिव चार्ज के लिए। और पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना चार्ज होगा, अब 6.023 इंटू 10⁻23 टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे, ये तो हो गए हमारे डिवाइडेड बाई 18 इंटू 250। ये तो हमारे हो गए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कप। और इंटू हमारे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 10 से। 10 क्या है हमारे, नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन H2O मॉलिक्यूल। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या होता है एटॉमिक नंबर 8, यानी कि इसमें क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए और H2 से क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से कितने होंगे 10। टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हो गए 10 और टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन हो गए हमारे पॉजिटिव चार्जेस। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस के लिए निकाल रहे हैं इंटू 10। और एक चार्ज पर कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है हमारा, सॉरी एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 ये चार्ज होता है हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा क्यू कितना जाएगा, अब हमारा क्यू कितना जाएगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ये हमारा क्या हो गया, टोटल चार्ज क्यू आ गया, जो कि किसके लिए निकालना है हमने, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। अब हम किसके लिए निकाल लेंगे, नेगेटिव चार्जेस के लिए। नेगेटिव चार्जेस के लिए अब टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज कितने हैं हमारे 10 है, अभी बताया था। तो सिंपल बात है, जितने जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे। तो नेगेटिव चार्ज के लिए कितना जाएगा, माइनस का 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। ये किसके लिए निकाल लिया हमने, फॉर नेगेटिव चार्ज। तो अगर तुम्हें ये समझ नहीं आएगी नेगेटिव कैसे हुआ है, तो तुम खुद ही रख सकते हो, वैल्यू रख दो, जो कुछ ये पूरी वैल्यू सेम रहेगी। बस यहाँ पे 10 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 10 आ जाएगा और बाकी सेम ही रहेगा। माइनस आ गया तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करा, एक माइनस लगा दिया। तो हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। हमारा एक और सवाल है हमारा, ये भी सेम ही सवाल है, ऐसी मोलर मास का ही। ए कॉपर वायर हैज मास 6.35 ग्राम, knowing that molar mass of copper is 63.5 ग्राम and its atomic number is 29. फाइंड, क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज ऑन ऑल द प्रोटॉन्स इन द वायर। वायर के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर कितना चार्ज है। और दूसरा हमें फाइंड करना है कि चार्ज इज एक्वायर्ड बाय वायर इफ इट लूजेस 0.001% ऑफ इट्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जितने भी हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसका 0.001% अगर हम ये क्या करते लूज कर दे तो वायर पे कितना चार्ज होगा, के लिए हम पढ़ेंगे। देखो अब हमें क्या है, गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है, हमें दे रखा है मास ऑफ कॉपर। मास ऑफ कॉपर कितना है 6.35 ग्राम। 1 मोल ऑफ कॉपर कितना 63.5 ग्राम, क्या होता है इसका मोलर मास होता है 63.5 ग्राम। में गिवन है, क्वेश्चंस में गिवन है कि मोलर मास ऑफ कॉपर कितना होता है 63.5 ग्राम, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर कितना होता है 29।
तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके इक्वल होंगे, टोटल मास ऑन मोलर मास। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, 6.35 डिवाइडेड बाय 63.5, इसके इक्वल आएंगे हमारे 0.1 मोल के इक्वल आएंगे। तो नंबर ऑफ, अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। ये तो हमने निकाल लिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। अब हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन दी वायर, जिसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल एन मान लिया, ठीक है। और इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल एन मान लिया, जो हमने ऊपर फाइंड करा है। तो जो एन होगा वो किसके होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वायर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एन, इनटू से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि हमने मान लिया कि जो हमारा वायर है उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं एन ने, और हमने निकाल लिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉपर में कितने हैं हमारे एन। जब एन को हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, क्योंकि जो हमारा एन है, एन हमारा क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ एटम, स्मॉल एन हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये हमारा क्या है, एवोगाड्रो नंबर। हमें पता है कि नंबर ऑफ एटम्स इसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन हो जाएगा हमारा 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो जो हमारा एन होगा वो कितना होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स होगा। ये हमारा क्या निकल गया, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल गए हमारे। ईच कॉपर एटम, अब हमें ये पता होना चाहिए कि ईच कॉपर एटम हैज 29 प्रोटॉन्स। कितने होते हैं, हर एक कॉपर एटम पर 29 प्रोटॉन्स होते हैं। हमें कैसे पता चला, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, जिसका एटॉमिक नंबर जितना होगा उसके एटम्स जिसके ऊपर इतने ही प्रोटॉन्स होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 29 है कॉपर का, तो 29 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो अब हमें फाइंड करेंगे हमारा ए पार्ट, टोटल चार्ज ऑन ऑल दी प्रोटॉन्स इन दी वायर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे हमारे, पहले हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 29 प्रोटॉन्स है, और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 22। तो ये हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एनपी से डिनोट कर दिया हमने 1.75 इंटू 10 की पावर 24 प्रोटॉन्स। ये हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अब हम देखेंगे कि एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज क्यूपी हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, यानी किसके इक्वल हो जाएगा 1.75, यानी ये हो गया हमारा एनपी। यहाँ रख देंगे 1.75 इंटू 10 की पावर 24, और इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जो कि किसके इक्वल होती है, ये हमारा क्या निकल गया, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन 2.8 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। हमारे ए पार्ट सोल्व हो गया, अब हम करेंगे बी पार्ट। जब तक इसको नोट करो मैं इसको वेट करता हूँ बैक करके। तो अब हमने पहला ए पार्ट तो सोल्व कर लिया। अब हम बी पार्ट के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि इन ए न्यूट्रल एटम, जो हमारी कॉपर वायर है क्या है, एक न्यूट्रल एटम है।
तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है चार्ज। अब हमें पूछा है हमारा बी पार्ट। बी पार्ट पूछा है कि चार्ज ऑन 10 to the power minus 4%, 10 to the power minus 4% of all electrons will be, क्या होगा कि अगर 10 to the power minus 4 कहाँ से है, ये हमारा 0.0001, यानी 4 पोजीशन है, इसको पीछे करेंगे तो इतनी पावर आ जाएगी। यानी कि जब 10 to the power minus 4% इलेक्ट्रॉन्स इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स के खर्च करेंगे तो हमारा चार्ज कितना बचेगा वायर पर। यानी सिंपल बात है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, हमने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड कर लिए, तो जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे इतने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कह सकते हैं कि जो हमने इसे डिनोट करेंगे चार्ज क्यू से, टोटल चार्ज लेफ्ट ऑन वायर, ये क्या है, चार्ज लेफ्ट ऑन वायर क्यू हो गया। कैसे करेंगे, 10 to the power minus 4% ऑफ क्यू, इन्होंने क्या बोला है कि 10 to the power minus 4% ऑफ क्यू लूसेस हो जाएंगे हमारे टोटल अमाउंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होंगे, उसके 10 to the power minus 4% लूज हो गए, और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं हमारे, लूज हो रहे हैं, इसलिए हमने लगा दिया। तो जो भी सब सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन 10 to the power minus 4, और परसेंटेज का क्या जाएगा नीचे 100 इंटू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल चार्ज से। टोटल चार्ज हमने भी निकाला था 2.8 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो टोटल चार्ज क्यू कितना जाएगा हमारा, लेफ्ट चार्ज कितना जाएगा, माइनस का 0.28 कूलम। ये हमारा क्या है आंसर इसका बी पार्ट का। तो हमारा ए पार्ट हो गया, हमारा बी पार्ट हो गया। ठीक है, आगे जाओ। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका फॉर्मूला होता है ये सब होता है। अब इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। इसका मतलब है कि मान लिया हमारे पास दो चार्ज है, प्लस का Q1 और प्लस का Q2, और हमने मान लिया कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है R। अब कूलम्स लॉ बोलता है कि जो हमारी फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, यानी कि Q1 Q2। पहली इक्वेशन ये हो गई। फिर दूसरा बोलता है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। जब इसको कंबाइन करेंगे तो फोर्स क्या होगी तेरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं हमें क्या मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। और ये K हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो हम क्या बोलते हैं K। और K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। यानी कि साफ साफ हमें ये कहना क्या चाहता है कि दो हमारे चार्जेस होते हैं, प्लस Q, ये Q1 हो गया हमारा, और ये हमारा चार्ज हो गया प्लस Q2। प्लस की जगह माइनस माइनस भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल होता है। ये प्लस हो सकता है, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस, कुछ भी हो सकता है। ये समझाने के लिए सिर्फ। तो जो फोर्स होगी, फोर्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी एफ, वो कितनी होगी, फोर्स हमारी होगी K Q1 Q2/r²। और जो हमारे K है हम उसको किससे डिनोट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट से करते हैं। ये एप्सिलॉन नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये होता है हमारा एप्सिलॉन नोट। अब हमने ये भी समझ लिया। ठीक है, समझ में। अब अगला पॉइंट जो हमारा ये है,
द फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो हमारे जो दो चार्जेस है वो फोर्स कहाँ लगाएगा, ये चार्जेस इसको फोर्स ऐसे थोड़ा ही लगाएगा, ऐसे लगा सकता है, ऐसे, ये गलत होता है। जो हमारा चार्ज होगा, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स कहाँ लगाएगा, सिर्फ ये जो लाइन होती है सिर्फ इस लाइन पर ही फोर्स लगा सकता है। ये वाला चार्ज इस पर इस लाइन पर फोर्स लगा सकता है इस डायरेक्शन में, और जो ये वाला चार्ज है इस चार्ज पर फोर्स लगा सकता है सिर्फ इस डायरेक्शन पर। जो ये होती है हमारी लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन जॉइनिंग। जो जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स जो लगा सकते हैं सिर्फ इसी लाइन ऑफ एक्शन पर लगा सकता है, जो इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस की लाइन होती है। यही इसमें ये कहना चाहता है। तो कूलम्ब फ्लो हो गया हमारा अच्छे से। अब कूलम्ब फ्लो इन मीडियम, कूलम्ब फ्लो इन मीडियम होगा। अब क्या होगा, मान लीजिए इसका मतलब होता है कि ये हमारे चार्जेस है Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस R है, और इसको हमने कहाँ रख दिया, किसी मीडियम में रख दिया ऐसे। ये हमने इसको किसी मीडियम में रख दिया, मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीडियम हो गया। मीडियम जैसे कि हम इसमें रख सकते हैं वाटर, एसिड हो गया, वाटर एसिड फ्लूइड, कुछ भी रख सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो फोर्स होगी इन चार्जेस के बीच में वो क्या होगी तेरी, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के की वैल्यू जो हम रखेंगे, पहले हम रखते थे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पर इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये सब सेम रहेगा, सिर्फ चेंजेस कहाँ होगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी जब भी हम किसी भी चार्ज को हम किसी भी मीडियम में रखेंगे, तो वहां पर उस मीडियम का जो होगा, इस फॉर्मूले में यहाँ पर उस मीडियम की परमिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी के एक्सप्रेशन में। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स ऑन मीडियम। अभी एप्सिलॉन किसके, जो हमारा एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के इक्वल होता है। इसी एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं, और सॉरी जो हमारा के होता है इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो के होता है हमारा किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन आर के, किसी मीडियम के लिए। ये सब कुछ समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर नोटेशन। तो हम इसको बाकी सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हम इसको करते हैं स्टॉप।